जी, हमारे साथ निरंजन श्रोत्रिय जी जुड़े हुए हैं, भोपाल से। बड़ी महत्वपूर्ण कवि हमारे समय के। वो कह रहे हैं कि नई दुनिया के संपादक के नाम पत्र ने कई लेखक बनाए। मैं बताऊं कि मैं खुद भी जी। इसी प्रक्रिया में शायद लेखक बनने की ओर अग्रसर हुआ था। मेरे पिताजी भी संपादक के नाम पत्र लिखते थे, मैं भी लिखता था, और वो जब छप जाते थे तो हम लोगों को दिखाते थे कि भाई हमारा लिखा हुआ छपा है। और लेकिन आपने एक जो चिंता जाहिर की है कि तमाम विषयों के पत्रकार होने चाहिए, विशेषज्ञ पत्रकार होने चाहिए, कि जैसे अंग्रेजी में होता है कि एक स्पोर्ट्स का है तो वो स्पोर्ट्स का ही काम देखता है, और हमारे यहाँ जैसे कल्चरल पत्रकार, सांस्कृतिक पत्रकारिता है, वो किसी को भी दिया जाता है। क्राइम वाला भी कोई उसका जिस तरह से उसको कानून की जानकारी होनी चाहिए, पुलिस, फौजदारी और तमाम तरह के, वो नहीं है, सच बात है। लेकिन एक चीज और भी है कि पहले इस तरह के ओरिएंटेशन जो है, वो मुझे लगता है कि हमारे जो पत्रकार संगठनों का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ करता था। वो लोग भी दीक्षित करते थे, या बाद में चल के जैसे प्रेस क्लब बने हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, और तमाम शहरों में प्रेस क्लब बने हुए हैं। तो वहां से एक प्रक्रिया शुरू होती थी इस तरह की चीजों की। लेकिन वो भी कम हुई है। त्रिभुवन जी काफी लंबे समय से जयपुर और तमाम बड़े शहरों में रहे हैं, देखते रहे हैं। त्रिभुवन जी, आपको क्या लगता है, ये जो इस तरह की चिंताएं राजीव जी ने अपनी पुस्तक में रखी हैं, तो त्रिभुवन जी। ये राजेश जी ने जितने भी जर्नलिज्म के आज की चिंता के जो विषय हैं वो सभी लगभग इस जिन पर हमें विचार करना चाहिए सारे इस पुस्तक में बहुत अच्छे से उठाए हैं। और अभी जो बात चल रही थी कि पत्रकारिता किस तरह से, जैसे राजेश जी ने बताया कि यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरीज नहीं है और कॉलेजेस में लाइब्रेरीज नहीं है, उनको वो सब नहीं बताया जाता कि पत्रकारिता की ज़रूरतें क्या हैं, विधानसभा कैसे चलती है, लोकसभा कैसे चलती है। लेकिन मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि एक विश्वविद्यालय में मुझे मतलब बुलवाया था एक बार। तो क्या हुआ कि जब एक पत्रकार या एक कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से आता है तो लोगों के निशाने पर वो ज्यादा रहता है। तो बहुत लोगों ने कहा कि देखिए, ये आपके अखबार या आज के अखबार जो हैं उनमें अंग्रेजी के बहुत शब्द आ रहे हैं, भाषा ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें वो ठीक नहीं है। पर असल में ये सिर्फ पत्रकारिता के साथ नहीं है, ये वकीलों के साथ भी है, ये जजों के साथ भी है, ये जो हमारे कॉलेज हैं उनमें भी है, शिक्षा में भी है। जहां जिस किसी आप विभाग में जाएंगे, भले मेडिकल में जाएं, भले ज्योग्राफी में जाएं, हर जगह समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि जो खासकर आपातकाल के बाद, जो 80 के बाद की राजनीति देश में शुरू हुई, और ये जो आपाधापी कि हम किस आइडिया की तरफ देश को ले जाएं, तो ये जो छीना झपटी का एक दौर, और खासकर जो नैतिक मूल्यों से गिरे हुए, बौद्धिक तौर पे बहुत औसत स्तर के नेताओं के हाथ में जिस तरह राजनीति आई, उन्होंने हमारे सबसे पहले जो जहां से ये सिक्का ढलता था, पत्रकार नाम का, वकील नाम का, न्यायाधीश नाम का, शिक्षक नाम का, जो सिक्का ढलने की टकसाल थी, उसको खराब किया। वो है हमारे स्कूल और कॉलेजेस। आप देखिए कि आज बहुत बड़े बड़े संपादक भाषा पर बहस करते हैं, और वो लिखते हैं कि ये शब्द सही नहीं है। राजेश जी ने उच्चारण को लेकर के इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे टीवी के अंदर जो उच्चारण होना चाहिए वैसा उच्चारण नहीं है। तो आखिर जो बात 10वीं कक्षा तक पूरी हो जानी चाहिए, वो पीएचडी किए हुए भी लोग अगर गलती कर रहे हैं, जब भाषा का सारा संस्कार और निर्माण 10वीं कक्षा तक हो जाना चाहिए, और वो लोग कॉलेज में भी जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में भी जा रहे हैं, अखबार के दफ्तर में भी पहुंच गए हैं, जिनको शुद्ध भाषा लिखना नहीं आता, वो लोग देश के अंदर प्रमुख तौर पर भारत के बड़े बड़े नेता
भाषण देते हैं और वो उच्चारण इतना अशुद्ध होता है, और लोग वो चूंकि लोकप्रिय भी बहुत हैं, तो लोगों को कहीं न कहीं सारी भाषा खराब होती है। इसी तरह से शिक्षा के जो हमारे जितने केंद्र हैं, उनमें खराब होती है। तो आखिर पहला सवाल है भाषा का। दूसरा सवाल है कि हमारी रेशनैलिटी उस वो कितनी बरकरार रहती है, वो चेतना कितनी जगाई कि कौन-सी बात विवेकशील है, कौन-सी नहीं है, कौन-सी वैज्ञानिक है, कौन-सी अवैज्ञानिक है। कितनी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर तथ्यों की बात है कि इतिहास के कुछ नॉर्म्स, कुछ तथ्य हमारे सामने हैं। तो उन उन तथ्यों के ऊपर तो आप भरोसा कीजिए। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे ही चल निकली। वो जिस यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं, वो ऐसे नहीं चली। वो बहुत पहले से चल रही है। और कब से चल रही है? ये आदिम युगों से चल रही हैं चीजें। लेकिन ये है कि जैसे हम मैं इसका उदाहरण इस रूप में देता हूं कि आप अगर रेखागणित समझते हैं तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। रेखागणित में जब कोई कोण, जैसे मान लो 45 डिग्री का या 35 डिग्री का एक कोण है, 30 डिग्री का एक कोण है, उसको हम आगे ले जाते हैं उसकी रेखाओं को, तो शुरू में जो दो रेखाओं के बीच की दूरी है वो कम दिखाई देती है, और वो धीरे धीरे दूरी समय के साथ बढ़ती चली जाती है। आ जब हम 1950 के बाद या भारतीय संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ते हैं, उसके बाद लोकसभा की डिबेट्स पढ़ते हैं, तो राज्यसभा की डिबेट्स पढ़ते हैं, वहां कब चिंता व्यक्त नहीं की गई कि भारत की पत्रकारिता कितनी खराब है। उन्होंने, जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, वहां लोग कमी निकाल रहे थे, कह रहे थे जिसको हम 24 कैरेट का आज सोना मान रहे हैं, उस सोने को वो लोग कह रहे थे कि ये बहुत खराब सोना है। लेकिन अब तो सोना वोना कुछ है ही नहीं, अब तो आप लोहे को ही सोना किए जा रहे हो। तो वो हमारी जो चिंताएं हैं उनको बहुत समझना होगा। और खासकर सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता पर तो हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है। किसी राजनेता को ले आइए, वो सबसे पहले भाषण यहीं से शुरू करता है कि पत्रकारिता की जिम्मेदारियां समझाता है। जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हमारे शिक्षा के संस्थानों को ठीक किया जाए। वहां से अच्छे वैज्ञानिक निकले, वहां से अच्छे पत्रकार निकले, वहां से अच्छे वकील निकले, आपकी भाषा ठीक हो, आपका आपके मानसिक स्थिति जो वो आपको स्वस्थ बनाते हो। तो जिस तरह से पिछले 10-20 साल से हालात देश में खराब हुए हैं, या और बदतर स्थितियां हास्यास्पद होती चली गई हैं, वो वास्तव में एक चिंता का विषय है। तो हम अगर मान लो सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका का अगर हम उनका न्यूज़पेपर्स और कैपिटल पर जो रिश्तों की बात हुई, भारत में जो बात हुई, यूरोप के देशों में जो बात हुई, उन सबको अगर हम लेकर के आते हैं, तो हमें ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो डेमोक्रेटाइजेशन देशों में था वो प्रभावित हुआ है, और स्तर लगातार भाषा का, विचार का इनका गिरता चला गया है। तो जितने भी आर्टिकल इस पुस्तक में हैं, या ये पुस्तक जिस तरफ इशारा करती है, वो हमारे लिए विचार का विषय है। फिर इसमें एक चीज ये आती है कि ये परिस्थितियां पैदा क्यों हो गई आखिर, और लेकिन जो नए रास्ते सामने आ रहे हैं, हम जिस यूट्यूब पे या जहां पर है, मुझे एक बहुत हैरानी होती है कि दुनिया में या भारतीय समाज में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं दिखाई देता कि वो 5 रुपए में, आप कीमत उसकी 25 या 30 रुपए हो और वो 5 रुपए में मिलता हो। एक सिर्फ अखबार ऐसा है, आप अखबार का पैसा नहीं देंगे, टीवी चैनल आदमी मुफ्त में देखेगा। और जैसे अच्छे पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता को समृद्ध हमने कहाँ किया? जो बड़े कारपोरेट घरानों के अंदर उसको जाने दिया है। तो एक समाज का दायित्व है, समाज के लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप देखिए, अगर आपको एक तटस्थ, एक विवेकशील, एक जो जैसा घटित हुआ है वैसा दिखाने वाला वो पत्रकारिता आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, आपको कुछ उसके लिए योगदान करना पड़ेगा। आज हम सारे लोग, आज आज सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारा ये है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, खराब हो गए हैं, और प्राइवेट स्कूल लूट मचा रहे हैं। तो लूट क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि हमने वो जो
समाज ने, समाज की मदद से, अच्छे लोगों ने जो स्कूल खड़े किए थे, जो ट्रस्ट बनाकर खड़े किए थे, जो सुधार बनाकर के खड़े किए थे, आखिर वही एक रास्ता है जहां समाज का इन्वॉल्वमेंट हो और वो लोग करें। अभी एक नया विकल्प जो चल रहा है यूट्यूब का। आप बताइए, यूट्यूब आप देखेंगे, आप मुफ्त में देखेंगे, पैसा उसका कोई कॉरपोरेट जगत विज्ञापन के जरिए जुटा करके आपको लाखों रुपया देगा। तो एक दिन क्या ऐसा नहीं आएगा, जैसे आज ट्विटर का आपका कोई अकाउंट हैक हो जाता है या यूट्यूब का हैक हो जाता है, तो वो आपकी जब चाहेंगे आपका चैनल बंद कर देंगे। और ऐसा बहुत सारे अच्छे पत्रकारों के साथ हुआ है कि जब कभी उन्होंने बिना लाग लपेट के और ग्राउंड से बिल्कुल एक जैविक ऑर्गेनिक एक रिपोर्टिंग की है और सीधा दिखाने की कोशिश की है, तो उनके अकाउंट हैक कर दिए गए, लॉक कर दिए गए। और इंटरेस्टिंग। अगर आप एक सीधा पक्ष और विपक्ष की राजनीति में फंसे हुए हैं कि आप या प्रो बीजेपी हैं, प्रो कांग्रेस हैं, तो आप बचे रहेंगे। मतलब आप ये देखिए कि ये स्थिति पत्रकारिता के लिए बड़ी विकराल और जो चिंताएं हैं वो जायज हैं। तो मैं इस जो दौर, इस दौर में जो मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसमें राजेश जी की जो किताब में जो चिंताएं जताई गई हैं, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं और उन्होंने ये बाकायदा जगह जगह बताया है। मैं राजेश जी को उन लोगों में भी नहीं समझता कि जो एक तरफा बहुत इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये एक सोच का विषय है कि किस तरह से चीजों को सामने लाया जा सकता है और जो सही खबरें हैं या जो एक सही नजरिए के साथ जो बात कहनी है। अभी हमारी पत्रकारिता का नाश वैसे भी हो गया है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात क्या चल रही है कि हम किसी के या तो आलोचक हैं या किसी के हम प्रशंसक हैं। तो पत्रकारिता तो है नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, सरकार के शिक्षा मंत्रालय में क्या हो रहा है, मानव संसाधन मंत्रालय में, सामाजिक न्याय विभाग में क्या हो रहा है। कितनी बड़ी खबर थी ये कि जब देश में धारा 370, संविधान की धारा 370 का अनुच्छेद खत्म किया जा रहा था, तो अखबार पता नहीं तरह तरह की चीजें लिख रहे थे, या जैसे महिला आरक्षण विधेयक आया था उसमें तरह तरह की चीजें ला रहे थे। जबकि अगर मीडिया के लोग, बाकायदा कहा जा रहा है कि सरकार के नजदीक थे, तो वो अंदर की बात तो बाहर आई नहीं। तो तो सबसे बड़ा जो दुर्घटना हुई है ये इस पूरे दौर में, और उस दुर्घटना में अगर कोई बुरी तरह कुचला गया है, मारा गया है, तो वो पत्रकारिता है जो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आधारित थी और जो तथ्यात्मक थी, जिसका कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी कम्युनिस्ट पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। तो तो जो वास्तविक जो पत्रकारिता थी उसका नुकसान होना एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी एक चिंता है। और हमें आने वाले समय में वो उनको दूर करना होगा। ये चिंता वैसी ही है कि जैसे आप एक अस्पताल, ऐसा अस्पताल खोल लें जहां आपकी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी अगर कहीं सही रिपोर्ट दे, वो बताए आपका बायोप्सी टेस्ट करके कि आपको कैंसर है, तो आप उसको, जो बायोप्सी की रिपोर्ट देने वाला जो व्यक्ति है, उसको आप पीटने लगे, मारने लगे, या उसका पूरा पैथोलॉजिकल लैब को बंद करवा दें। ये एक पागलपन का दौर है। और पागलपन के दौर में इसको दबाने के लिए, बातों को लिए तरह तरह से लोगों को उनको एजेंडा सौंपे जाते हैं। कभी राम का एजेंडा सौंप दिया, कभी रावण का एजेंडा सौंप दिया, कभी इधर ले आए, अभी ये ले आए, वो ले आए। लेकिन मुझे लगता है कि जो किसी एक दौर में सीता का अपहरण हुआ, और उसको लेकर के बहुत लोग कहते हैं आजकल कि अगर सीता का अपहरण नहीं होता, मैं अभी एक किताब के एक विमोचन में था, तो वो कैकई की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि साहब कैकई ने ऐसा नहीं किया होता तो सीता का अपहरण नहीं होता, सीता का अपहरण नहीं होता तो हमें रामायण जैसी, राम जैसा ये नहीं। ऐसा सामने नहीं आता। तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ये वो दौर है जिसमें मूल्यों के राम का अपहरण हो गया है। तो ये राम के अपहरण के युग के अंदर हम जब इतने इस तरह से हैं, तो ये चिंताएं और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और हमें जो एक हर्फ की सदाकत थी, या जो एक अक्षर की ईमानदारी थी, वो खत्म की गई है, उसे छीजा गया है, उसे बहुत क्षत विक्षत किया गया है। अगर उसको बचाने के लिए प्रयास लोगों ने नहीं किया, तो मुझे लगता है ये बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद। आपने बात की पक्ष और विपक्ष की। हम लोग ये मानते और सुनते आए हैं कि पत्रकार का या मीडिया कर्मी का कोई पक्ष नहीं होता। वो
दोनों तरफ का सच दिखाने का साहस रखता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगभग 2 दशकों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हम बाकायदा आइडेंटिफाई करके कह सकते हैं कि ये पत्रकार जो है ये फला वैचारिक पार्टी का है, पार्टी का समर्थक हो गया है। तो ये कैसे हुआ, जबकि पत्रकारिता की जो पूरी परंपरा है उसमें पहले कभी ऐसा नहीं था। माना जाता था कि प्रभात जोशी हो सकता है इधर उधर कई बार दक्षिण पंथ के साथ दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी उनकी निष्पक्षता पर संदेह करना बहुत मुश्किल था। राजेंद्र माथुर की निष्पक्षता पर तो आज तक संदेह नहीं किया जा सकता। सुरेंद्र प्रताप सिंह, ये तमाम बड़े उदाहरण हैं। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि एक पत्रकार अखबार में काम करते हुए किसी पार्टी का टिकट मांगता है, फिर एमएलए मंत्री पता नहीं जो भी है वो सब हो रहे हैं। तो ये कैसी पत्रकारिता है जो एक वैचारिक विचलन भी पैदा करती है और पत्रकारिता पर ही संदेह पैदा करती है कि क्या ये पत्रकारिता है? पंकज जी। मैं थोड़ा सा राजेश भाई की बात से शुरू करूं। राजेश भाई ने पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति को लेकर संस्थाओं की बात की। इसके अंदर पत्रकारिता विश्वविद्यालय और उसके बाद में प्रेस क्लब की भूमिका को लेकर तो राजेश भाई का एक लेख इस किताब में भी है। लेकिन मैं एक बताना चाहूंगा, जिस परंपरा की आप बात कर रहे थे, रज्जू बाबू की या एसपी सिंह साहब की या सामने बैठे त्रिभुवन भाई की या राजेश जी की, इनमें से कोई भी शायद पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने नहीं गया। एमजेएमसी बीजेएमसी उन्होंने नहीं किया। बीजेएमसी एमजेएमसी डिग्री हो सकती है, लेकिन पत्रकार बनाने का या पत्रकार बनने का एक प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भाषा का जो सवाल त्रिभुवन जी ने उठाया कि कक्षा 10 तक हमारी भाषा का परिष्करण हो जाना चाहिए। हमारी असल समस्या यही है। ये अकेले पत्रकार आकांक्षी की नहीं है, ये पाठक की भी है और आम मीडिया के उपभोक्ता की भी है कि उसकी भाषा और विचार का परिष्करण जिस हाई स्कूल तक हो जाना चाहिए वहां पर उसका इवोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। अब प्रेम जी, आपने जो बात कही कि एक पक्ष, देखिए पत्रकार जो है किसी एलियन नहीं है, वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आ रहा है, वो इसी दुनिया का उत्पाद है। जब आपकी देश का सेना का प्रमुख सेना की सेवा करता रहता है और अचानक उसको याद आता है कि तो उसका तो 2 बार जन्म हुआ और 2 बार जन्म होकर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके बाद में वो आते से बीजेपी का टिकट ले लेता है। हाई कोर्ट कोलकाता का जस्टिस एक दिन पहले तक जहां न्याय की बातें कर रहा था और अगले ही दिन वो बीजेपी का टिकट लेके चुनाव लड़ जाता है। रंजन गोगोई फैसला देते हैं चीफ जस्टिस के रूप में, अगले दिन राज्यसभा में बैठ जाते हैं। बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं जो एक दिन पहले तक पुलिस वाले थे, अगले दिन उन्होंने कमल पे मोहर लगाने लगे। समाज में जब यही शॉर्टकट है भौतिक सुखों को उठाने का, तो फिर अखबार नवीस क्यों पीछे रहे? देखिए पत्रकार आज से 20 साल पहले जिसको हम लोग श्रेष्ठ पत्रकारिता का काल कहते थे, उस समय क्या था कि पत्रकार के पास में निष्पक्षता की जिम्मेवारी थी, त्वरितता की जिम्मेवारी थी कि तत्काल खबर दे, निष्पक्ष खबर दे, बहुत सुंदर तरीके से खबर दे और ऐसी खबर दे जो मेरे मन को भी भाए। लेकिन एक स्ट्रिंगर को 300 रुपए महीना देने का अखबार वाला शुरू नहीं होता था। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े चैनल्स को मैं जानता हूँ जिसके अंदर लोग आते थे, उनको कहते थे कि 8,000 रुपए देंगे, आप अपना कमाओ, विज्ञापन लाओगे, उसका हिस्सा देंगे। जब ये परिस्थिति बन गई तो सबको लगा कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य अपने हाथ में पावर को ग्रैब करके रखना है, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य हमको प्रचार करना है, किसी का भी प्रचार, प्रोडक्ट का प्रचार, नेता का प्रचार, पार्टी का प्रचार, और इसके माध्यम से हमारे पास में पैसा आना चाहिए। अब आप, बहुत कटु सत्य है, लेकिन आपके घर में कोई मारुति 800 से आएगा तो उसका स्वागत दूसरी तरीके से आएगा, और जिस दिन वो ड्राइवर के साथ में मर्सिडीज बेंज में आएगा तो उसके स्वागत का हमारा नजरिया बदल जाता है। तो पूंजीवादी नजरिया, भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ नजरिया समूचे समाज ने दिया और इसी समाज ने ऐसे पत्रकारों को उपजाया, वो कोई अलग से नहीं आए। अब वो एक अलग मसला है कि पत्रकारिता या मीडिया संस्थान चलाना किस तरीके से महंगा हुआ। उसके विकल्प के रूप में आज सामने है लोग कि जिन यूट्यूब चैनल्स को 1-1 करोड़ या 50 लाख लोग देख रहे हैं, वो बहुत कम खर्चे पे चल रहे हैं। लेकिन हमने
अपनी अपने अपनी क्या मतलब हमने ना समाज ने ही अपनी जरूरतों को, अपनी प्रस्तुति को भौतिक रूप प्रधान बना लिया। क्या कितने लोग जो ईमानदारी से एक पक्ष का क्रिटिसिज्म देखना चाह रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे जितने पाठक हैं या दर्शक हैं या श्रोता हैं, वो मानसिक रूप से दो वर्ग में बटे हुए हैं। वो उस खबर पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं कि ये ऐसा है। मैं आपको उदाहरण दूं कि अभी अ, वक्फ विधेयक संशोधन जब पे संसद में चर्चा चल रही थी, तो सोशल मीडिया पर मैंने लिखा कि ये वक्फ विधेयक से मेरी असहमति है संशोधन से। तो तत्काल वो लोग जिनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, जो जय श्री राम के नारे हर दिन लगाते हैं, वो इस बहस का उनका सीधा सवाल उत्तर था, इसका डीएनए पता करो, ये मुल्ले की औलाद होगा। यानी हम असहमति के स्वर को गालियों के स्तर पर ले जा रहे हैं। और उसका कारण ये है कि ये गाली, असहमति, असंतोष इस समाज में लंबे समय तक था। सामंतवाद के कारण, वैचारिक, धार्मिक, आर्थिक असमानताओं के कारण, लेकिन उसको व्यक्त करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जैसे ही आपको एक प्लेटफॉर्म मिला सोशल मीडिया के रूप में, तो वो जो आपके अंदर भरी हुई गालियां थी, बदेशपन, वो सामने उभर के आने लगा। तो वो जो उभर के आ रहा है, वही पाठक एक्सपेक्ट कर रहा है मीडिया से। पाकिस्तान शरीफ की जगह में कोई भी अखबार आज की तारीख में 50 रुपए से कम कीमत का नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो अखबार की कीमत जो है कागज की कीमत के बराबर है। तो हम क्या चाहते हैं? हम, यदि मैं आपसे, जिसको कहते हैं कि दान की बछिया के दांत तो गिने नहीं जाते हैं, तो जब आप दान की बछिया ले रहे हैं, और दूसरी चीज है कि एक पाठक के रूप में मेरे को उद्देश्य ही नहीं मालूम है। आप जरा 50 लोगों से पूछ के, जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, उनसे अलग लोगों से आप अखबार क्यों मंगाते हो? कोई बोलेगा रद्दी बांधने के लिए, कोई बोलेगा कि आ जाता है, कुछ न कुछ काम आता है, बच्चे अखबार चढ़ा लेते हैं। आप देखिए ना कि किसी अखबार के पहले पन्ने और एडिटोरियल को पढ़ने वाले लोग कितने हैं। धीमे धीमे सूचनाओं का जो स्थानीयकरण हो रहा है, हम केवल स्थानीय खबरों तक सीमित रह जा रहे हैं। मिस्टर मीडिया जो बात कर रही है, जो चेतावनी दे रही है, वो चेतावनी इसी तरीके की खबरों को लेकर है, इसी तरीके की खबरों के सृजन को लेकर है, और साथ में उस अखबार में प्रस्तुत करने को लेकर। देखिए कि त्रिभुवन जी तो अखबार से जुड़े हुए हैं। अब देख रहे हैं कि हम लोग जब जिस दौर में अखबारों में काम करना शुरू किया था, तो हमारे समय में एक प्रूफ रीडर नाम का प्राणी भी होता था, एक सब एडिटर भी होता था, एक कॉपी एडिटर होता था, एक चीफ सब एडिटर होता था। अब क्या हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठा हुआ आदमी वही रिपोर्टिंग करता है, वही आता है, कंप्यूटर पे उठाकर टाइप कर देता है, उसका कोई संपादन नहीं, उसका कोई नजरिया नहीं। अब उसके समाचार लिखने पे उसकी त्वरितता भी उसको प्रभावित करती है, उसकी स्थानीयता भी उसको प्रभावित करती है, और उसके बाद में प्रबंधन का दबाव भी उसको प्रभावित करता है कि 26 जनवरी 15 अगस्त को तेरे विज्ञापन कितने आ रहे हैं। तो ये जो एक ब्रॉडर बहुआयामी दबाव है, ये जान के चलिए कि हम जो देख रहे हैं वो समाज की प्रतिकृति है, वो कोई दूसरी जगह से नहीं आया है। ये हम ही लोगों ने इस तरीके के परिवेश को बनाया है। मैं फिर से इस किताब को, मिस्टर मीडिया को, एक जिसको कहते हैं कि आजकल जो नया शब्द लगा, विसिल ब्लोअर के रूप में देखता हूं। जब इसके लेखों को पढ़ता हूं तो लगता है कि ये विसिल ब्लोअर पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए ज्यादा है, कि वो सतर्क करें कि आपको जो परोसा जा रहा है वो नरोवा कुंजरोवा तरीका तो नहीं है, जो अश्वत्थामा के लिए कहकर एक हाथी का वध कर दिया गया था, और उसकी आड़ में अश्वत्थामा को। तो ये जो है जो ये अतिभ्रम की स्थिति बनाती जाती है शब्दों के संस्कार को लेकर, तो ये चुनौती समाज की भी है और मीडिया की भी है। और ऐसा भी नहीं है, जो मैं जानता हूं कि राजेश बादल मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके कम से कम 2 वाक्य मुझे याद है कि ये उन संस्थानों में टॉप पर थे, और जहां पर प्रबंधन से इनकी असहमति हुई, इन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, संस्थानों को झुकना पड़ा और ये संस्थानों से बाहर आ गए। तो चुनौती का रास्ता थोड़ा कड़ा तो होता है,
मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद बताऊं कि मैं नेशनल बुक ट्रस्ट में जब काम कर रहा था तो पिछले 10 साल तो मोदी सरकार के रहे, बहुत सारी असहमतियों के साथ में जीता रहा। मुझको केवल ये भोगना पड़ा कि मेरे से बहुत जूनियर लोगों के वहां प्रमोशन किए गए, उनको सुविधाएं दी गई, मुझे नहीं दी गई। लेकिन मैं जब वहां से निकला तो इस आत्म संतुष्टि के साथ निकला कि मैंने पीछे हाथ लगा के, नहीं अभी रीढ़ बरकरार है। तो ये जो सुख है और मर्सिडीज बेंज में चलने का सुख है, इस सुख को परिभाषित करने का काम आज लेखक, प्रकाशक, संपादक के सामने चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। जी प्रेम जी। जी धन्यवाद। राजेश जी, आपने इस किताब में पुराने पत्रकारों की भी चर्चा की है, और खासतौर से हम जानते हैं कि आजादी के आंदोलन में जितने भी हमारे बड़े लीडर्स थे उन सब ने अखबार निकाला या पत्रकारिता की, चाहे महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, या खुद नेहरू लिखा करते थे। तो वो जो परंपरा थी, आज भी कई बार देखा जाता है कि हमारे मंत्रियों के नाम से मतलब की ओर से लिखे गए लेख भी आते हैं। तो उस समय के जो हमारे राजनेता या महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिखे में और आज की जब देखें तो बहुत ही अंतर पता चलता है कि वो समाज को किस तरह से देखते थे और उसके लिए सोचते थे। लेकिन आज सिर्फ अपनी ही सत्ता का गुणगान होता है, ये हम देख रहे हैं। जी देखिए प्रेम जी, बहुत गंभीर प्रवृत्ति या सवाल की तरफ आपने इशारा किया है। और मिस्टर मीडिया नाम की एक पुस्तक में, जैसे कि अभी पंकज भाई ने कहा कि ये सही है कि ये किताब केवल पत्रकारों के लिए नहीं लिखी गई है, ये किताब केवल लेखकों के लिए नहीं है, ये एक आम पाठक के लिए भी है, जिसको पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। तो जब आपने ये बात कही कि जो आज के नेता हैं, राजनेता हैं, जो कि वो जो हैं और जो पहले लेखन होता था, देखिए पहले जो लेखन होता था उसमें आजादी के पहले का तो हम सब जानते हैं कि मिशन था। लेकिन जो त्रिभुवन जी ने एक बात और भी कही थी कि 1980 के बाद का जो देश है, वो उस देश में वो एक बदला हुआ देश है। तो मैं कह सकता हूं कि 1947 से लेकर के 70-71 तक ये एक पत्रकारिता के नजरिए से सोया हुआ देश था, क्योंकि दरअसल हमारे सामने जो राजनेता थे, जो लीडरशिप थी इस देश की, वो एक ऐसी लीडरशिप थी जिस पर शायद हम कम शंका या संदेह करते। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्थिरता भी बनी रही, संसदीय परंपराओं का पालन भी होता रहा, और पत्रकार भी हम लोग थोड़ा सा ऊंघे से रहे। जब 75 में जब अचानक सेंसरशिप लगी, तो हम लोग जैसे उस नींद से जागे, और उस नींद से जागने का जो परिणाम हो रहा है, मैं आपके प्रश्न के उत्तर की अब बुनियाद से शुरू करता हूं कि जब हम नींद से जागे तो इस देश में एक अस्थिर राजनीति का भी दौर हुआ। सियासी अस्थिरता हमने 77 से 80 देखी, गैर कांग्रेसी सरकार 3 साल ही चल पाई। उसके बाद फिर हमने देखी कि लगातार 1990-89 में जाते हैं, गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, 91 तक चलती है, उसमें भी 2-2 प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं। फिर हमने 96 में देखा कि 2-2 प्राइम मिनिस्टर तीन बदल जाते, तीन अगर हम टेक्निकली अगर देखें तो 3 प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं और 3 साल तक राजनीतिक अस्थिरता होती है। फिर हमने 80 से 90 से 2000 के बीच में बहुत सारी क्षेत्रीय और प्रादेशिक पार्टियों का उदय देखा। हमने देखा कि जाति के आधार पर और परिवार के आधार पर और तमाम तरह की सामुदायिक गुटों के आधार पर, कबीलाई कल्चर में जिसको बोलता हूं, उस आधार पर राजनीति जो है वो चलती रही। और जब क्या होता है कि जब पत्रकार राजनीति या किसी सरकार पर या राजनीतिक दल पर, पहले तो हमने उसका खुद सामना किया है कि तीखी सी तीखी आलोचना वो राजनेता स्वीकार करते थे। लेकिन ये जो अस्थिरता आई राजनीति में और उसमें जो छोटे छोटे दल बने, हमने काशीराम को, आशुतोष को चांटा मारते हुए भी देखा है दिल्ली की सड़क पर। तो ये जो लोग आए, ये इनमें उतनी ना तो गंभीरता थी, ना ही उसमें इस तरह की बात हमने देखी कि वो जो पत्रकारों की सिद्धांतों की रक्षा करते, हम उनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते। और जब हर सरकार अपनी आलोचना पसंद नहीं करती, जब या तो वो आपको ललचाएगी, जब आप नहीं मानेंगे तब आपको
धमकाएगी या आपको आपके ऊपर कुछ और नए तरीके से दबाव डालेगी, और अंततः जब उसके बाद भी आप नहीं सुनेंगे, तब फिर वो हमने देखा है कि कई हमारे साथी ऊपर चले गए अपने कर्तव्य के मोर्चे पर डटे रहते हुए। तो अब ये इस दौर में राजनीति ऐसी हो रही है, ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो आज का समय है, अब पत्रकारों ने देखा कि जान खोने से अच्छा है कि हम भाई जो हमें प्रस्ताव मिल रहा है, जो लालच मिल रहा है, हम उसमें उसको क्यों ना स्वीकार करें, उसको क्यों ठुकराएं। और हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी, मैं कह सकता हूं कि आज मैं देखता हूं तो जो पाला बदल रहे हैं, पत्रकारिता की जगह वो राजनेताओं की जो नुमाइंदगी करने लगे हैं। अब जैसे अभी बहुत अच्छी बात शायद पंकज भाई ने उठाई थी कि स्ट्रिंगर को क्या मिलता है, अगर वो विधायक या सरपंच या विधायक प्रतिनिधि नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। विधायक प्रतिनिधि बन जाता है, 5-10 हजार रुपए उसको मिल जाता है जिले पे। वो सरपंच का प्रतिनिधि बन जाता है, 5-10 हजार रुपए उसको वहां से मिल जाता है। वो सांसद प्रतिनिधि बन जाता है और वो फिर उस पार्टी का यशोगान करता है। तो एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये है कि जो बात अभी इशारा किया पंकज जी ने और त्रिभुवन जी ने भी, कि हम पत्रकार अब वास्तव में या तो हम इधर के हो गए हैं या उधर के, या तो आप प्रो कांग्रेस हो जाइए या आप प्रो बीजेपी हो जाइए। बीच की किसी स्थिति के लिए आपके पास कोई संभावना या कोई गुंजाइश है नहीं। और जब नहीं है तो फिर हमारे ऊपर उस तरह से जो साथ, अगर आप उनके साथ हैं तो आप मलाई खाइए, नहीं है तो आप बदनामी उठाइए। ये हमने बहुत देखा है। तो वो जो मुझे याद आता है कि जब तक हम लोग दूर थे, जब तक सियासत से, तो हम भी साफ थे, और खान में कोयले की पहुंचे तो हम भी काले हो गए। तो क्या ये जो बात है, वाह। स्थिति है, तो अब हम अपने आप को हमने कोयले की खान में जाने दिया है, सियासत से दूरी हमने समाप्त की है। तो अब उसके परिणाम भुगतने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आशावादी हूं, और मेरी इस किताब में वो आशावाद शायद आप बारीक नजर से देखेंगे तो मिस्टर मीडिया किताब में वो आशावाद आपको झलकेगा कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। मैं कह सकता हूं कि अभी भी उम्मीद है मुझे, और उम्मीद इसलिए है क्योंकि जब तक हम आप इस तरह से चर्चाएं करते रहेंगे, इस तरह से मुद्दों को उठाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज में एक एक रोशनी का एक चिराग तो जलता रहेगा। और ये चिराग जलना बहुत जरूरी है, नए, खास तौर पर नए पत्रकारों के लिए। और दूसरा जो मेरी बड़ी चिंता है कि वो अखबारों के पाठक, चैनल के दर्शक, रेडियो के श्रोता, इन सब के बीच में एक उपभोक्ता आंदोलन विकसित होना चाहिए, जिसकी तरफ मिस्टर मीडिया नाम की ये पुस्तक बार बार पुरजोर ढंग से आवाज उठाती है। जी प्रेम जी। जी, आपने इसमें एक लेख है आपका साख का संकट, और उसमें आपने इशारा किया है कि अगले महीने से यानी मई से भारत हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष का जश्न या उत्सव शुरू हो जाएगा। तो 200 वर्षों में जो साख हमने कमाई थी, या कहें कि पिछले 180 साल या 170 साल में जो साख कमाई थी, उसका जो पतन हम पिछले 30 सालों में देख रहे हैं। आप बहुत आशावादी हैं, लेकिन जो साख का संकट पैदा हुआ है, उस संकट को आपकी पीढ़ी तो कर ही रही है। मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ी के जो पत्रकार हैं उन पर भी उस साख को इस पुनः लौटाने का एक बड़ा दायित्व है कि 200 साल में हमने पत्रकारिता को कहाँ ले जाना था और कहाँ ले गए हैं। त्रिभुवन जी, ये जो साख का जो संकट है वो कैसे वापस आएगा? ये मिस्टर मीडिया जो पुस्तक है, मीडिया की दुनिया के कड़वे सच, इसमें एक लेख है इनका, राजेश जी का, पुरखे को भूल गए। तो ये गांधी जी को याद करते हुए एक लेख है, और इस लेख में उन्होंने कई नैतिक मूल्यों को, कई काफी नफासत को, ईमानदारी को, गांधी जी ने जो संस्कार दिए थे देश के लिए, या अपनी एक नजीर खड़ी की, वो बताए गए हैं। इस तरह के काफी सारे लेख इस पुस्तक में हैं, और वो जगह जगह
हमें चीजें करते हैं। एक बात आपने सुनी होगी और वो कई बार बड़े प्रखर तरीके से कही जाती है और उसकी तारीफ भी की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस पे थोड़ा सोचना चाहिए। वो रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, समर शेष है नहीं पाप का संसार भागी केवल न व्याध, कोई कोई जो तटस्थ जो हैं तटस्थ हैं, समय वही लिखेगा उनका भी उनके अपराध। भी। जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि बहुत बार लोग पत्रकारों से ये उम्मीद करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो समर चल रहा है उसमें जो तटस्थ हैं वो लोग अपराधी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का तो सबसे पहला काम जो कर्तव्य है उसका तटस्थ रहना ही है। तटस्थता बहुत जरूरी है, क्योंकि तटस्थता के बिना आप कैसे सच को बता पाएंगे, तथ्यों को कैसे बता पाएंगे, और जब आप तथ्य नहीं बताएंगे तो लोग कैसे फैसला देंगे। अब दिक्कत ये हो गई है इस समय में कि लोग अब प्रवचन कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ये ठीक है ये गलत है। ये जो लोगों को फैसला करना था वो फैसला अब पत्रकार करने लग गया है। तो सबसे पहला तो ये है कि लोग कि जो लोगों को सही जो जो उनको जो एक पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी का जो काम था जर्नलिज्म का, वो काम उन्हें अपना करना चाहिए, न कि उनको डॉक्टर बन जाना चाहिए। अब वो पैथोलॉजिस्ट को पता होगा कि इसका इलाज क्या है। इलाज है दरअसल, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में लोगों को जो लगता है वो करें, लेकिन उनको तथ्यात्मक रूप से सही सही जानकारियां देना जरूरी है। लेकिन वो जानकारियां आएंगी कैसे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संकट है, जो मैंने शुरू में बोलते हुए भी, जब ये शुरू हुई थी बातचीत, तब भी कहा था कि देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए ईमानदार रहना मुश्किल नहीं था। भले अंग्रेजों का शासन था, भले कुछ भी था, लेकिन क्योंकि उनकी प्रतियां बहुत कम थी, 6,000 प्रतियां निकलती थी और उसका घाटा सहा जा सकता था। आज भी कोई आदमी 10,000, 20,000, 50,000 प्रतियों के साथ ईमानदार बना रह सकता है। लेकिन जब आपकी प्रतियां छप रही हैं 1 करोड़, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो कागज के साथ उसका जो घाटा होगा वो प्रतिदिन का घाटा है। वो घाटा आप कौन पूरा करेगा? पाठक पूरा नहीं कर सकता। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए आप कोचिंग वालों से पैसा लेंगे, आप डॉक्टरों से पैसा लेंगे, आप स्कूलों से लेंगे, आप जो कॉरपोरेट घराने हैं उनसे लेंगे, सरकारों से लेंगे। तो वो जो पैसा आएगा, वो जैसा प्राचीन भारत के ग्रंथों में संस्कृत के लोगों ने जब ये नैतिकता की बहस शुरू हुई थी, तभी कहा था, उन्होंने चेतावनी दी थी बड़े साधारण शब्दों के अंदर कि सत्य जो है उसका मुख सोने से ढका हुआ है। तो ये तो कौन नहीं जानता, हजारों साल से एक बात है कि जब आप लोगों से पैसा लेंगे तो कैसे उस चीज को ठीक कर पाएंगे? कैसे? आज कोचिंग में कोई स्टूडेंट, अगर किसी ने, कोचिंग वालों ने सुसाइड कर लिया, तो क्योंकि कोचिंग का पैसा जाता है, आप उनका कुछ नहीं बताएंगे। अभी जो पैसा हॉस्पिटल से आता है, तो उनके अंदर जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं उनको नहीं बताएंगे। आप सरकार, आपसे आप भरपूर पैसा ले रहे हैं, सीधे सीधे पैसा ले रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम सच बताएंगे। तो ये कैसे, मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। तो इसलिए आपको एक नई तरह से उस तरफ जाना पड़ेगा जिसमें आपके पैसे की भरपाई लोग करें। और लोग अगर नहीं करेंगे तो आपको, अगर वो पैसा विज्ञापन कंपनियां देगी, वो पैसा अगर आपको सरकार देगी, वो पैसा अगर कारपोरेट घराने देंगे, तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसके नए विकल्प, भले वो छोटे हों, भले मतलब देश के जो जितने भी पत्रकार हैं वो अपने अपने राज्यों में लिख करके चाहे छोटा छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें, चाहे सच बताने के लिए कुछ भी करें, पर वो करना तो होगा। या भले वो सारे इंटरकनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि आज ऐसी सुविधाएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज, जो अक्षर की जो शुचिता है या हर्फ की जो सदाकत है, उसको बताने के लिए, पत्रकारिता के वैल्यूज को बताने के लिए बहुत जरूरी है कि वो उस दिशा में सोचना शुरू करें। अगर नहीं सोचेंगे तो ये बहुत खराब होगा। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, हंटर थॉम्पसन। मतलब वो एक पत्रकार, उन्होंने उनकी कई किताबें बड़ी प्रसिद्ध हैं, खासकर फियर एंड लॉथिंग इन लॉस वेगास। वो जब हम लोग ये किताब पढ़ रहे थे तो रोंगटे खड़ी कर रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो जो पत्रकारिता के बारे में लिख रहे हैं वो बात तो कोई दूसरा
मतलब कोई किसी ने इतना बुरी तरह से उन्होंने फफेड़ा है उस अमेरिकन पत्रकारिता को, और वो कितनी खराब हो गई है। उन्होंने उन्होंने कहा कि ये जो हमारा मीडिया है या जो प्रेस है, वो एक क्रूअल फैगट्स का गैंग हो गई है। जर्नलिज्म जो है वो कोई प्रोफेशन या कोई ट्रेड नहीं रह गया है, वो एक चीप एक ऐसे गिरोह हो गए हैं जो पता नहीं किस किस के लिए वसूलियां करते हैं। और वो एक मतलब कैसा मतलब गुंडों से उनकी एक तुलना की गई है, एक तरह के कुछ सोफिस्टिकेटेड या अलग तरह के। तो आप ये देखिए कि ये कोई भारत की चिंता नहीं है, ये बहुत पहले अमेरिका में चिंता पैदा हो चुकी थी। और आज तो अमेरिकन मीडिया में भी बहुत बुरे हाल हैं, यूरोप में भी बुरे हाल हैं, भारत में बुरे हाल हैं, हमारे जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें बुरा हाल है। चीन के अंदर आप देखिए क्या स्थिति है, वहां तो कोई प्रेस और मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। सोवियत रूस जो पुराना था और आज जो रूस है उसके अंदर आप देखिए। तो आप तो चिंताएं ये वैश्विक हैं, और मुझे लगता है कि इनका हल सब जगह एक ही जैसा है, और वो ये है कि बिना घाट इसका प्रॉफिट भी हो, लोगों को चलाया भी जा सके, वायबल भी हो प्रोजेक्ट, और सच भी दिखाया जाए। ये लोगों की मदद के बिना संभव नहीं है। पत्रकारों को लोगों के बीच में जाना होगा। जी धन्यवाद। हमारा समय समाप्त होने वाला है, मतलब 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। मैं अंत से पहले एक बार पंकज जी के पास वापस चलूंगा। पंकज जी, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात नहीं कर सके, क्योंकि ये पत्रकारिता की शव परीक्षा से अधिक ये समाज की भी शव परीक्षा है, मुझे लगता है। क्योंकि हमारे समाज में जितनी कुरीतियां या जितनी भ्रष्टाचार और तमाम चीजें मौजूद है, उन्हीं के कारण लगता है कि पत्रकारिता का पतन उस वजह से भी हुआ है। तो आप अंत में कंक्लूडिंग नोट के तौर पे कुछ कहना चाहें? मैं इस किताब की भूमिका जो दैनिक भास्कर के ग्रुप एडिटर प्रकाश दुबे ने लिखी है, उसका पहली लाइन पढ़ना चाहूंगा। अखबार में कोई गलती हो, संपादक सबसे पहले संबंधित सहयोगी से पूछताछ करते हैं। संपादक को निवेशक, सत्ताधारी पक्ष, प्रभावित पक्ष और न जाने किसकी अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। प्रश्न सबका एक होता है, ऐसा क्यों हुआ? यानी कि कारण बताओ। ये इस किताब की भूमिका का पहला हर्फ यहीं से शुरू होता है। अब ये जो त्रिभुवन जी ने जो एक समस्या बताई पूंजी और पत्रकारिता के अंतर संबंध को लेकर, उसका एक ग्रुप एडिटर के द्वारा किया गया एक स्पष्टीकरण है जो स्वयं सिद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, जो मैंने महसूस किया, मेरे समय में भी मैं दैनिक जागरण के लिए भी काम करता था, दूसरे अखबारों के लिए काम करता था, और हम अपने एडिटर को कन्विंस करते थे कि हम जो लिख रहे हैं वो इस लायक है कि छपना चाहिए। हुआ यह कि पिछले 20 साल के दौर में, खासतौर पे ग्लोबलाइजेशन और पूंजीवाद के दौर में, हुआ ये कि लोगों को जब झुक के चलने को कहा तो वो रेंगने लगे। वो जो कहावत है अंग्रेजी की, वो साबित हुई, और तभी प्रेस्टिट्यूट और एडवर्टोरियल तरीके दो शब्द खड़े हुए। जाहिर है, विज्ञापन पहले धर्मयुग में भी छपते थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपते थे, सारिका में भी छपते थे, भास्कर में भी छपते थे। लेकिन होता क्या था, विज्ञापन इस चीज के लिए छपते थे कि मेरा सर्कुलेशन 1 लाख है और मेरा प्रोडक्ट 1 लाख लोगों तक देखा जाए, इसका मैं आपको पैसा दे रहा हूं। लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई कि मेरा विज्ञापन भले चाहे ना देखा जाए, लेकिन मैं जिस नजरिए को प्रतिनिधित्व करता हूं या जिसको प्रमोट करना चाहता हूं, वो दिखाया जाए। आपको पतंजलि का विज्ञापन तभी मिलेगा जब नरेंद्र मोदी की आप जय बोलोगे। मैं ऐसे कम से कम 10 कारपोरेट घरानों का नाम जानता हूं जिनके विज्ञापन, लक्ष्मीपति मित्तल का विज्ञापन 3 दिन दैनिक हिंदुस्तान अखबार के फर्स्ट 2 पेजेस में छपा, जहां पे मित्तल ग्रुप का नाम ही नहीं था, लेकिन अंदर के पेजों पे जाते थे तो आपको मालूम पड़ जाता था कि जोगी जी की जिस प्रकार से जय जय हो रही है वो उसका भुगतान था। तो अब विज्ञापन विज्ञापन नहीं रहे हैं, वो एडवर्टोरियल भी नहीं रहे हैं। समस्या फिर घूमकर वहीं आती है कि मेरा पाठक किसी अखबार को
मेरा दर्शक किसी न्यूज चैनल को फोन करके क्यों नहीं बोलता है कि फला चीज आपने क्यों नहीं दिखाई? तो अकाउंटेबिलिटी जो जिम्मेदारी का भाव था और विश्वसनीयता का संकट, ये पूंजी ने एक शव यात्रा पर निकाल दिया है। और मुझे लगता है कि जब किसी चीज का चरम होता है तो वहीं उस चीज के बदलाव का दौर शुरू होता है, और ये बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि क्या है कि साइमल्टेनियसली हमारे देश में साक्षरता की दर बढ़ रही है। साक्षरता की दर बढ़ने के द्वारा एक समय ऐसा आया कि मिडिल क्लास बहुत हावी हो गया, लेकिन कुछ सरकारी नीतियों के कारण अब हम देख रहे हैं कि लोअर मिडिल क्लास पर ज्यादा हो रहा है और मिडिल क्लास कम हो रहा है। सरकारी नौकरियों में भी आप देखेंगे फोर्थ क्लास जो है, चपरासी, ड्राइवर, माली, फर्राश, इन सब की नौकरियां चली जा रही हैं। तो ये जो दौर है, जब एक बार फिर से लोग अभाव में जीने को मजबूर होंगे, 5 किलो अनाज मुफ्त का खाने के लिए त्रस्त हो जाएंगे, तब प्रतिरोध का स्वर फिर खड़ा होगा। जब प्रतिरोध का स्वर खड़ा होगा, उसी समाज से लिखने वाला आएगा, उसी समाज से जब पढ़ने वाला आएगा, तो जान के चलें कि हमारे सामने पत्रकारिता का फिर वो तीखा तेवर होगा। लेकिन इस संक्रमण काल में हम आपको चुपचाप नहीं बैठना है, हमको लोगों को चेताते रहना है, और शायद यही काम ये मिस्टर मीडिया ने किया है। जी प्रेम जी। जी धन्यवाद पंकज जी। आपने संक्रमण काल शब्द का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि जब से हमने लिखना शुरू किया तब भी हम सुनते आए थे कि ये संक्रमण काल है, और अब हम 60 के होने जा रहे, तब भी मतलब पिछले 40-45 सालों में संक्रमण काल ऐसा लंबा चल रहा है कि इस संक्रमण का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, तकनीकी राजेश बहुत जी। तेजी से बदल रही है ना, जी तकनीकी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए जी संक्रमण काल भी लंबा होता जा रहा है। राजेश जी, जी अब चूंकि समय बहुत हो गया तो मैं चाहूंगा कि आप भी एक कंक्लूडिंग नोट देकर फिर हम बातचीत को समाप्त जी करें। राजेश जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि हमने बहुत इस पुस्तक में, मिस्टर मीडिया में उठाए गए काफी मसलों पर, बिंदुओं पर बात की है। दो बातें जो अभी आई हैं, अभी हमारे साथियों ने जो प्रकट की हैं, एक तो जो साख का संकट वाली बात जो आपने त्रिभुवन जी से कही थी, ये सही है। और तब मैं राजेंद्र माथुर को याद कर रहा था जिन्होंने पत्रकारिता के संदर्भ में कहा था कि देखिए, यश जो है, यश पूंजी सबसे बड़ी पूंजी होती है इंसान की, और आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यश का मर जाना आदमी के अपने मर जाने से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए अगर हम ये बात अपने पत्रकार साथियों के बीच में, इस बिरादरी के बीच में, लेखक साथियों के बीच में पहुंचा सके कि अब आपके यश पर खतरा है, तो मुझे लगता है बड़ी बात होगी। एक बात तो ये मैं कहना चाहता था, और दूसरी बात जल्दी से मैं ये खत्म कर देता हूं कि हाँ, ये बात सही है, पंकज ने भी इशारा किया है कि देखिए, हम जो है एक पत्रकार को ही क्यों हम टारगेट करें, जब समूचे समाज में नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, सारा समाज उसकी चपेट में है, तो हम केवल पत्रकार से शुचिता की इच्छा नहीं कर सकते। जैसे कि अब क्या हम मान लें कि विधायक कोई कमीशन नहीं लेते, सांसद निधि से क्या किसी का कमीशन नहीं जाता? विधायक का करप्ट होना हम स्वीकार कर लेते हैं, सांसद का करप्ट होना हम स्वीकार कर लेते हैं, हम आईएएस आईपीएस का करप्ट होना स्वीकार कर लेते हैं, हम यहाँ तक कि वकीलों का झूठ बोलना और झूठ को प्रतिपादित करने का वो हम स्वीकार कर लेते हैं, और डॉक्टरों का जो अपने पेशे के साथ वो इनजस्टिस करते हैं, अन्याय करते हैं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये निकलती आखिर किस समाज से है? वो उसी समाज के, समझिए अब कि एक ही घर के 5 भाई हैं, ये एमएलए है, एमपी है, डॉक्टर है, वकील है, तो छठा भाई जो पत्रकार है, आप उससे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? साहिर लुधियानवी ने इसी बात को देखते हुए लिखा था कि हम गमज़दा हैं, लाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो स्थितियां ये हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारी बिरादरी को, हमारे अपने घरों में कुछ उस तरह का हमें माहौल बनाना होगा, ताकि मिस्टर मीडिया में जो चिंताएं आई हैं, उन चिंताओं पर उसको अंडरलाइन किया जा सके, रेखांकित किया जा सके, और शायद मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा। जी प्रेम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिभुवन जी, अगर आप कुछ कहना चाहें अंत में।
राजेश जी ने एक अच्छी पुस्तक लिखी है, और इसके जितने भी लेख हैं 160 लेख, उनमें वो सारे पठनीय हैं, बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने आज की पत्रकारिता और समकालीन देश का जो पारिस्थितिकीय तंत्र है उसके बारे में बहुत तर्क के साथ बहुत अच्छे लेख लिखे हैं। और इसकी ये किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पहुंचे, मैं इसके लिए उनको बधाई दूंगा। मुझे पंकज जी को, आपको और राजेश जी को सुन करके जो नई जानकारियां और जो रोशनी मिली है, मैं उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो है राजेश जी को एक बार फिर बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी कृति की रचना की है, और उन्होंने राजेंद्र माथुर साहब के साथ अच्छा काम किया हुआ है। और राजेंद्र माथुर तो भारतीय पत्रकारिता का जो अ, अब का एक दौर रहा है उसके बड़े सितारे रहे हैं। लेकिन और वो मतलब ऐसे गिरोहबंद व्यक्ति भी नहीं थे, जैसे कुछ लोग बाद में बड़े प्रसिद्ध पत्रकार तो हुए, लेकिन उन्होंने अपने अपने गिरोह क्रिएट किए। माथुर साहब ने भारतीय पत्रकारिता को जो भाषा दी, जो मुहावरा दिया, और जो तर्क और विवेचना का तरीका सिखाया, वो बहुत दुर्लभ और बहुत कम लोगों के पास है। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी पत्रकारिता की एक उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन किया, और उनको पढ़ करके हमेशा मैं अपने आप को समृद्ध महसूस करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये किताब, इस किताब में 2023 तक के लेख हैं, और पिछले लगभग 1.25 साल में आपके 70-75 और अधिक लेख इसमें आ चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका दूसरा भाग भी शायद अगले साल या 1-2 साल में आए। तो इस और सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ आज बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े रहे कार्यक्रम से। अभी पूनम सिंह जी हैं हमारे साथ, जो पटना से हैं, हिंदी की बड़ी अच्छी लेखिका हैं, और उन्होंने भी कहा है कि रोशनी की चिराग ये पत्रकार ही फैलाएंगे, वही फैलाते हैं। तो हम आज के कार्यक्रम के लिए राजेश बादल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किताब लिखी, और इस किताब के बहाने हम पत्रकारिता पर, और जैसा कि अभी त्रिभुवन जी ने कहा कि हमारे समाज के पारिस्थितिकी जगत पर बात कर सके। आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी, आपने न केवल इस किताब पर चर्चा की, बल्कि एक महत्वपूर्ण किताब इस समाज के सामने लाकर रखी है। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। तो मैं प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी